अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लासरा। नाजरीन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने तीसरे दौरे हुकूमत के पहले ही रोज़ तवानाई कॉन्फ्रेंस तलब करके अमली तौर पर तो ये साबित कर दिया है कि बिजली के बहरान पर काबू पाना वाकई उनकी तरजीहात में शामिल है और चेयरमैन वाबदा समेत उन तमाम नाअहल लोगों को उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा जो मेरिट की बजाय सिफारिशात पर भर्ती हुए और बहरान की संगीनी के जिम्मेदार बने। अहम इकदामात में तेल की बजाय अब कोयले पर इन्हिसार किया जाएगा, बिजली चोरी रोकी जाएगी, नाकारा मशीनरी से जान छुड़ाई जाएगी, वगैरह वगैरह। तेल की बजाय कोयले पर इन्हिसार जो है वो बिजली की पैदावार किस हद तक बढ़ा सकता है, किस हद तक बढ़ाएगा, और अगर इन तमाम इकदामात से बहरान खत्म हो सकता है तो पिछले 5 साल इस तरह के इकदामात क्यों नहीं किए गए और किस बात की आवाम को सजा दी गई, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही कुछ बात कर लेंगे पाकिस्तानी हुकूमत की, नई पाकिस्तानी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी के हवाले से। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि जियो और जीने दो के उसूल पर हमसाया ममालिक से हम अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल तलाश किया जाएगा और दहशतगर्दी में जो मुलविस बैरूनी हाथ है इसे रोकना होगा। खास तौर पर अमरीका के बारे में ये कहा कि दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात हैं, हम बाहमी ताल्लुकात में हम आहंगी पैदा करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी CIA के साबिक ओहदेदार ब्रूस राइडल कहते हैं कि हालिया ड्रोन हमला नवाज शरीफ के तीसरे दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए कुछ अच्छा आगाज नहीं। मौजूदा खारजा पॉलिसी पिछले 5 सालों की खारजा पॉलिसी से कितनी मुख्तलिफ है या फिर एक ही लाइन पर चलते हुए सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि तौबा तौबा आटा 1100 रुपए किलो कैसे हो गया। इस पर आज हम आपको मजीद अपडेट करेंगे इस खबर पर। इससे पहले कि इन खबरों पर हम बात करें, रोजाना की तरह खबरें लेंगे क्लासा साहब और कायस साहब से। पहले जी कायस साहब। शाजिया, एक तो पिछले इस हफ्ते के मिड में खबर आई थी कि IMF ने एतराफ़ किया है यूनान में जो उनकी रेसिपी थी, जो उनका इलाज था, जो डायग्नोसिस या तशख़ीस थी वो गलत थी। अब इसमें मुझे याद आया 2002 में भी एक रिपोर्ट आई थी, वो पाकिस्तान के बाबत थी कि 1993 से जो इनके प्रोग्राम्स थे या जो फैसिलिटीज़ उन्होंने एक्सटेंड की थी वो उसमें एक इतराफ़ है कि वो गलत थी। और फिर 2008 के क्राइसिस के ज़मन हम आज इस पे बात करेंगे। अगर ये गलत थी तो क्या कोई इनसे जाके पूछेगा कि अगर आपकी ये असेसमेंट गलत थी और ये तकरीबन 41 मुल्क बर्बाद हुए हैं आपके इन प्रोग्राम से, तो अब आज हम सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि हमने आपको $1200 इनको और कुछ और जो डोनर्स एजेंसी से मिला के देना पड़ता है, जो हमारे गले में अटका हुआ है, बिजली का अजाब, बाकी अजाब। इस पर मैं बात करूंगा कि कोई है जो उनसे भी मामला करे कि अगर आपने ये गलत किया था तो चले मिल के शेयर करें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी मेरी खबर है फूड इनसिक्योरिटी पे हम बात करते हैं, मगर ये बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट आई है। ऑक्सफैम और कुछ बड़ी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बताया कि ये 2003 से अब ये मसला कितना गंभीर होता चला जा रहा है। हमारे तकरीबन आधी आबादी जो है वो फूड इनसिक्योर है। इसकी क्या रेपरकशंस हो सकती हैं, बीमारियों में इजाफा से कैसे हो रहा है और हमारा ग्रोथ रेट कैसे इससे इम्पेक्ट होता है। और फिर हम साथ पूरे फिगर्स आपको सूबा वाइज और बाद वो सबसे जो वर्स्ट हिट ज़िले हैं हम उनके बाबत बताएंगे। और फिर इसको हम जोड़ेंगे कल वाली उस खबर से जो हमने बयान की थी शाजिया कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स की बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है, अगर हमारे जैसा ज़रखेज़ मुल्क जो है वहाँ पे लोग ग़िज़ा की किल्लत का शिकार है, देयर इज़ समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद दिस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग लैंड और लैंड ओनरशिप। इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लासा साहब के पास चलते हैं। जी क्लासा साहब, आज क्या शेयर करेंगे आप हमसे? जी शाहजहाँ, 2 स्टोरीज़ हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं। एक तो यहाँ पे ऑडिटर जनरल पाकिस्तान अख्तर बुलंद राना साहब और टैक्स मोहसिब हैं शोएब सड्डल साहब, दोनों बहुत बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं और बड़े लोग हैं। इनकी आपस में जो खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई है, हम उसकी डिटेल बताएंगे कि 2 लाख रुपए के जुडिशल अलाउंस को लेके जो मामला इस वक्त गिरफ्तारियों तक पहुँच गया है और शोएब सड्डल साहब आज मुमकिन है कि वो टैक्स मोहसिब साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें, सॉरी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दें। तो ये हम आज स्टोरी डिस्कस करेंगे जो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी स्टोरी है, जिस पे नवाज शरीफ साहब की नई हुकूमत को मामले को देखना होगा। और दूसरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, आपको पता है पाकिस्तान इंतहाई क्रिकेट क्रेजी मुल्क है कि कैसे पाकिस्तान बाल बचा है ये बैन होने से आलमी क्रिकेट से, और वो कौन से फैक्टर थे कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए एज सच कोई बंदा मौजूद नहीं है और हमारी टीम वहाँ पर चैम्पियन ट्रॉफी आज उसका मैच भी है। तो वो भी डिटेल शेयर करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का हाल ये किस तरह और कैसे हुआ है। ठीक है, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन आज कुछ सबसे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी कॉन्फ्रेंस जो कल मुनाकिद की गई।
मियां नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत का पहला दिन था और एनर्जी कॉन्फ्रेंस तलब की गई। कुछ इसके अहम नुकात है कि बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, बिजली की पैदावार जो है वो तेल की बजाय कोयले पर ज़्यादा इन्हिसार किया जाएगा, ना है लोगों को हटाकर रहे लोगों को सामने लिया जाएगा। क्लासा साहब, अगर ये तमाम इकदाम इतने आसान थे करना तो पिछले 5 सालों में अगर कर लिए जाते तो आज जिस सूरत हाल से पूरी आवाम गुजर रही है ना गुजरना पड़ता। इसको क्या कहें, गैर संजीदगी कहें, अनकॉन्शियसली उनसे नहीं हुआ या पिछली हुकूमत करना नहीं चाहती थी? शायद जो भी नई हुकूमत आती वो अपने ही तरीके से किसी को मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। ये मुमकिन नहीं था कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो पिछली हुकूमत भी बिल्कुल एक एग्जैक्ट इसका एक रोड मैप लेके आती। उनके जहन में डिफरेंट था इस पूरे ही क्राइसिस को हल करना। आपको याद होगा 2008 से भी ये अच्छा खासा मसला बन चुका था। उनका ये ख्याल था, वज़ीर आज़म जो उस वक्त गिलानी साहब थे या उनकी टीम थी, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे वज़ीर पानी और बिजली थे, उनके जहन में था कि अगर हम 200 रुपए के रेंटल पावर लगा देंगे तो शायद पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म में ये मसला हल हो सकता है। सो उन्होंने रेंटल पावर की तरफ गए और बाद में उसमें से ये रेंटल के स्कैंडल निकले, फिर नाम पड़ गए, राजा रेंटल पड़ गए, वो लंबी कहानी है, सारा आपको पता है। मैं ये ज़्यादा तौर पर समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी का इंतहाई बोगस वो प्लान था और पर्टिकुलरली ये बात हम पहले भी इस शो में कर चुके हैं कि उस वक्त के वज़ीर ख़जाना थे जिन पर इस पर नैब का भी ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फाइंडिंग दी हुई है कि वो ये चाहते थे कि ये जो 200 अरब रुपये हम दे रहे हैं इन पे, ये पुरानी मशीनरी ले रहे हैं, बेहतर होगा हम इसको जाकर सर्कुलर डेट में इसको एडजस्ट करें, जो पेमेंट्स हमने करनी है वो करें, हमारे जो वापडा के ये पावर प्लांट्स पड़े हुए हैं जो नहीं चल रहे उनको हम दोबारा शुरू करें। तो उनके जहन में ये प्लान था जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शौकत तरीन का वो डूएबल उनकी सोच थी, लेकिन इसमें पैसे खाने होते हैं, फिर इसमें एक लंबी लूट मार का सिलसिला था जो हमने देखा। इसमें एडवांसेस दिए गए, अरबों रुपए के दिए गए, एक मशीनरी पे 2-2, 3-3 दफ़ा इन्होंने उस पर एडवांसेस दिए। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें इंटरवेंशन करके कुछ पैसे वापस कराए और कुछ पैसे वो खा गए। इसलिए उनकी प्रायोरिटी तो न ये थी ऐसा कि आखिरी दिन तक बहुत बड़ा एक बिजली का बुरहान छोड़ के गया जिसकी कीमत भी भुगती उन्होंने। खैर अब नवाज शरीफ साहब जो इनिशिएटिव ले रहे हैं इनकी अपना एक स्टाइल है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने आते ही जो इस पर एक तरह की सीरियसनेस दिखाई है जो उन्हें दिखानी भी ही चाहिए थी, ना दिखाते तो शायद उनके लिए और मजीद मसाइल पैदा होते। ये जो हमें एक बात बताई जा रही है हम स्मार्ट मीटर लगा देंगे, बिजली चोरी रोकेंगे, ये कभी इस पर स्टडी नहीं की कि ये बिजली चोरी और स्मार्ट मीटर की जरूरत कहाँ पे है। अब आप फिर वही पंजाब में स्मार्ट मीटर लगाएंगे, फिर वही सिंध में लगाएंगे, इस्लामाबाद में लगाएंगे, जो एरियाज आपको पहले बिल दे रहे हैं और ज्यादा दे रहे हैं। असल स्मार्ट मीटर से ज्यादा ये जरूरी है कि आपके KPK के जो इलाके हैं बलोचिस्तान जहां से बिल 1 रुपया नहीं मिलता आपको, वो बिजली और गैस वगैरह फ्री ले रहे हैं, वो जो आपके ट्रबल आपके एरियाज है, फाटा जिसमें सबसे बड़ा शामिल है, उनसे कैसे ले सकते हैं पैसे? उसका प्लान इनके पास है या नहीं है कि पंजाब और सिंध से पैसे लेने आपने? ब्रेक का वक्त है, इस पर ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। साथ ही बात करेंगे कि तेल की बजाय जो कोयले पर इन्हिसार है कितना कारआमद साबित हो सकता है। कैसा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर आकर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एनर्जी कॉन्फ्रेंस की एक अहम बात यह भी थी कि इसमें कहा गया था कि बिजली का हिसाब किताब सामने लाने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई जाएगी। किस तरह का हिसाब किताब होगा और किस तरह से इसको स्टडी करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँ कि ये पहला दिन था, इट्स एप्रिशिएबल कि वो बैठे हैं और हमें भी बिल्कुल तनकीद का आगाज नहीं कर देना चाहिए। पहले दिन उन पर वो आए हैं, उन्होंने कुछ सब स्टेक होल्डर्स को बिठाया है और हमें 90 दिन कोई और दे ना दे, कम से कम 100 दिन तक हमें ये देखना चाहिए कि ये एनर्जी क्राइसिस में कमी लाते हैं, कितनी कमी होती है। तो ये पहली बात तो ये है हमें उन्होंने, मगर ये कि हम माजी की कुछ बातों का जिक्र जरूर कर सकते हैं। वो ये कि मिसाल के तौर पे जब मैंने देखा कि 5 सालों में 1500 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई, ये सारे स्टेक होल्डर आज बैठे हुए थे जो बनाने वाले हैं और जो मैनेज करने वाले हैं और PM साहब चेयर कर रहे थे, और साथ ही मैं यानी 1500 अरब रुपए की सब्सिडी 5 सालों में दी, 800 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। बाय द वे ये याद रहे कि 800 ही अब हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा है ये रकम, 800 700 अरब होगा इस वक्त इस साल हमारा डिफेंस बजट। तो एक बात तो ये तय है कि देयर इज समथिंग वेरी ग्रेवली रॉन्ग, कोई गड़बड़ कहीं बहुत बड़ी है जिसको देखना PM साहब का काम है और उसको वो कह रहे हैं हम हेड्स भी बदलेंगे, ये भी बदलेंगे। टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स हैं, इनपुट्स जो है वो कहते हैं सस्ते लेके आएंगे, अच्छी बात है, कोयले को लेके आए, कोयला एक सस्ता इनपुट है। इस हवाले से अजीब ड्यूबियस सी रिपोर्ट्स आती रही। डॉक्टर साहब मुबारक साहब कहते रहे कि हम निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट कहती रही जी हम नहीं निकाल सकते। 7 कंस्पिरेसी थेरीज चलती रही कि जनाब ये जो एक्सपेंसिव इनपुट्स की वजह से और ये फर्नेस ऑयल और जो इंपोर्ट करने वाले हैं वो माफिया है जो नहीं। ये एक लंबी कहानी हुई और उसकी बर्बादी हमने देखी और उसका नतीजा भी हमने देखा।
और वो नतीजा क्या था कि पीपल्स पार्टी आज भले कहती रहे कि जी वो धांधली का शिकार, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी अगर धांधली का शिकार हुई है तो उतनी इलेक्शन की धांधली नहीं थी जितनी उनकी सरकार की धांधली थी। तो अब हमने एक तो ये देख रहे हैं, दूसरा ये कि 3-4 महीने, अच्छा अब अगर ये जो ब्लैक होल्स है, मैं जैसे मैं अर्ज कर चुका हूं कि 800 अरब रुपया तो आपका डिफेंस का बजट नहीं है, तो 800 अरब रुपए का आपने सर्कुलर डेट कैसे, ये कौन सी बिजली है भाई, सोने से बनती है किस, ये सारी चीजें अब नई प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखनी है। अच्छा, जो कोयले पर इन्हिसार करने का बोला गया कि सत्ता कारआमद साबित हो सकता है, इनपुट सस्ता हो, ये बात तो डॉक्टर मुबारक हमने आज कोशिश भी की कि उनसे उनका फोन बंद मिल रहा था कि हम उनसे पूछेंगे ये फिर कोयले की तरफ, तो इससे पैदावार, कोयले का कह रहे थे, तो इससे पैदावार उसी रेशियो से होगी जो तेल से होती है। देखिए आज भी हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन हम महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। हम जो है इन टर्म ऑफ परसेंटेज जो 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 जिसके इनपुट, मिसाल तौर पे जो हम फर्नेस ऑयल या जो तेल से बिजली बनाते हैं या गैस से बिजली बनाते हैं, हम उस सस्ते जराए मौजूद है, कोयले से भी ज्यादा सस्ते जराए मौजूद है, मगर हमें देखना होगा। क्लास साहब, अभी आपने रिकवरी की बात की, जैसे कि फाटा है, बलूचिस्तान है, यहाँ पर गैस के लोग बिल नहीं देते, बिजली की बिल नहीं देते, अगर इस तरह की रिकवरीज कर ली जाए तो बहुत हद तक जो आपका खसारा है इस पर भी काबू पाया जा सकता है और बिजली का जो बहरान है ये भी कम हो सकता है। जी शाजिया, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है और इस पे हुकूमत एतराफ़ कर चुकी है कि ये बिल वसूल नहीं कर सकती। ये इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में बाकायदा इस पे फैसला हुआ है और 1 जुलाई से तकरीबन 20-22 अरब रुपए के करीब ये आपके बिलों में नए पैसे ऐड होने वाले हैं, जिसकी मंजूरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत दे के गई थी कि ये क्योंकि गैस के लॉसेज हैं, बलूचिस्तान में गैस की पाइपलाइनों को उड़ाया जाता है, बाज़ एरिया से जहाँ पे बिल्स नहीं होते, लेकिन क्योंकि गैस कंपनी ने तो अपना बिल लेना है, उन्होंने तो अपने जो उनका वहाँ से उनके फीडर हैं या उनके जो मीटर्स मेन लगे हुए हैं वहाँ से सप्लाई हो रही है। अगर रास्ते में चोरी हो गई, गैस की पाइपलाइन उड़ गई है, वहाँ से गैस खारिज हो गई है, वो पैसे तो पाकिस्तानी अवाम को देने पड़ेंगे। और जैसे मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम से मतलब है, जब बिल्स की बात होती है तो ज़्यादा आपके पंजाब और सिंध के लोगों से बिल लिया जाता है, बाकी एरियाज़ में इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये कहते हैं जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस का सामना है, हमारे जो मीटर रीडर्स हैं उनको ये मारा जाता है, हाँ उनको नहीं आने दिया जाता, हमें मीटर रीडिंग नहीं करने दी जाती। सो इनके लिए बहुत आप ये कह सकते हैं बड़े इश्यूज हैं। उसका एक ही हल इन्होंने निकाला है कि जो ही वहाँ पे उस पर 8-10 अरब रुपए उसके इकट्ठे हो जाते हैं, वो समरी लेके इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में जाते हैं, वहाँ पे अपनी मजबूरियों का रोना रोते हैं गैस कंपनीज के लोग, और फिर वहाँ से वो उनको इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है जी, आप ये बर्डन है 8-10 अरब रुपए का, आप इसको शिफ्ट कर दें हाँ उन कंज्यूमर पे जो ऑलरेडी आपको बिल्स दे रहे हैं, जो आपकी गैस बिजली चोरी नहीं कर रहे। सो एक अजीब गोरख धंधा यहाँ पे शुरू हुआ है कि आप जो नहीं आपको देते उनको आप कहते कुछ नहीं है। सही, इसका मतलब जोर सिर्फ पंजाब और सिंध पर ही चलता है, दूसरे सूबे के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। आगे बढ़ते हैं काजी साहब और कुछ बात कर लेते हैं खारजा पॉलिसी की। नई खारजा पॉलिसी में किस हद तक आप देख रहे हैं कि तब्दीली आ सकती है पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात में, जो कह रहे हैं जी और जिनोदो की पॉलिसी खास तौर पर हमसाये ममालिक के साथ? मेरे ख्याल में कोई बड़ी चेंज तो नहीं आ रही, और मेरे ख्याल में अभी हम शायद हमारे साथ मौजूद भी हों, अभी कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करें डॉक्टर हसन अस्करी साहब से। आज ये जो सेकंड जो चीज़ टेकअप की पीएम साहब ने, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, और ये बताया जा रहा है ज़राए के हवाले से कि हमारे जितने फॉरेन मिशन हैं उनको खत लिखा गया है और उन्हें डायरेक्शन दी गई है, तो कोई मेजर तब्दीली नहीं आई, क्योंकि इस पर बड़ी लहदे हो रही थी कि जो मियाँ साहब की पॉलिसी है विज़ा इंडिया, क्या वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कोई अपसेट तो नहीं करने वाली या कोई ऐसा इशू तो नहीं है। तो वो मेरे ख्याल में हाशअप हो गई हैं। वो जो एक क्यास हो रहा था, या एक हवाले से जो ज़्यादा हम रीड करने की कोशिश करते हैं, और यूँ भी हमें कुछ ना कुछ मीडिया में ना आजकल चाहिए होता है ज़रा हिजान बर्पा करने के लिए, तो कोई ऐसी कहानी हमें नज़र नहीं आती। और हमें ये लग रहा है कि ये पॉलिसी कंटिन्यूएशन होगी। पिछला जो हमारी हिना तसलसल होगा, तसलसल था, और उसमें मेरे ख्याल में जो एक बुनियादी एक वैसे एतराज़ भी आता रहा यहाँ पे, जी हमारी फॉरेन पॉलिसी तो कहीं और बनती है, कहीं और से हमेशा इशारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसी एक पेज पे है सिविलियन गवर्नमेंट भी, और वो क्लासा साहब आप तसलसल देख रहे हैं पिछली खारजा पॉलिसी का इस नई पॉलिसी के साथ? मैं समझता हूँ मेजर इसमें चेंजेस आएंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत या फॉरेन पॉलिसी आज़ादाना नहीं चला सकी, इनमें इतना दमखम नहीं था, ये बात हमें मानना पड़ेगी। जो एक स्टेटस को चल रहा था उसको इन्होंने कंटिन्यू किया है, कि मेजर इनिशिएटिव लेने में ये नाकाम रहे हैं। अगरचे कोशिश इन्होंने की थी, लेकिन 1-2 थ्रेट्स के बाद ये अपने घर पे बैठ गए। अब जैसे जरदारी साहब ने एक पाक इंडिया उन्होंने इनिशिएटिव लिया था सदर बनने के बाद 2008 में, और बहुत बड़ा उनका एक, आपको याद होगा हिंदुस्तान टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू में जो उनका एक सेमिनार था उसमें उन्होंने एक बात की थी कि हर भारतीय के दिल में एक पाकिस्तानी रहते हैं और पाकिस्तानी के दिल में भारतीय रहते हैं, तो बेहतर है कि लेट्स बी फ्रेंड। उसके बाद हमने देखा वहाँ बम्बे में
ब्लास्ट हुए और 5 साल तक दोनों मुल्कों ने एक दूसरे से बात ही नहीं की। अभी भी अगर आप देख लें, जब नवाज शरीफ साहब ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने वाले हैं पाक इंडिया रिलेशनशिप, उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को हम पाकिस्तान बुलाएंगे ओथ टेकिंग में, ये कल ही बहुत बड़ी खबर छपी हुई थी कि इंडिया ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि सिखों की मूवमेंट जो रिवाइव हो रही है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। सो इतना सिविलियंस के लिए आसान नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ की एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो हम आपके ये इसमें कल भी मेरा ख्याल हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन पॉलिसी पे और सिक्योरिटी मामला पे एटलीस्ट उनका एक बोल्ड स्टैंड रहता है। एक चीज़ का मुझे खौफ है, जो हो सकता है नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात हूँ, वो ब्यूरोक्रेटिक इसके हल की तरफ जाना चाह रहे। जैसे तारिक फातमी साहब का नाम आ रहा है कि शायद उनको एडवाइज़र लगाएंगे, ये तारिक फातमी साहब के बस की बात नहीं है। तारिक फातमी साहब को और तरीके से भी अप्लाइज किया, उनकी बेगम को भी टिकट मिल गया है मैंने कहा, मतलब वहाँ भी काम चल रहा है कि तारिक फातमी साहब अगर वहाँ पे एडवाइज़र के तौर पर फॉरेन ऑफिस पे आते हैं तो उनकी बेगम साहबा को भी उन्होंने स्पेशल कोटे में टिकट दे के ये नेशनल असम्बली पहुँचा दिया। सो वो भी एक तरह का काम साथ साथ में जारी है। ये तारिक फातमी साहब के लेवल की बात नहीं है, आपको प्योर एक मैच्योर पॉलिटिकल आदमी चाहिए फॉरेन अफेयर्स को डील करने के लिए। ब्यूरोक्रेसी के डिप्लोमेट्स के अपने तरीके होते हैं। साहब हमारे साथ सीनियर तर्जकार डॉक्टर हसन अस्करी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हसन अस्करी साहब, खारजा पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, नई हुकूमत की। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, खासतौर पर इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। लेकिन आज मैं साबिक CIA के जो अहदेदार हैं ब्रूस टाइडल, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रही थी। उनका कहना था कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात का अच्छा आगाज़ नहीं हुआ हालिया ड्रोन हमले के बाद। दूसरी उन्होंने ये बात की कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिका निकल जाता है तो वहाँ पर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो कैसी खारजा पॉलिसी देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट होंगे इसके? मुश्किलात इस वक्त ये है कि वॉशिंगटन के अंदर पाकिस्तान के हक में बात करना काफी मुश्किल होता चला गया है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान पे क्रिटिसिज्म है, मुखालफत नहीं क्रिटिसिज्म है। और इसलिए अब जरूरी हो जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान जब अमेरिका से डायलॉग करती है तो वो उन कंसर्न्स को भी एड्रेस करे जो अमेरिका रेज करता है। ड्रोन का मामला यही है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते स्ट्रेटेजिक डायलॉग पाकिस्तान और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जो वर्किंग ग्रुप है उसका सेशन हुआ था, उसमें भी कोई खास नतायज जो है वो सामने नहीं आए। तो अब देखना ये है कि जब वो नए लोगों को अपॉइंट करते हैं, अपने यहाँ एडवाइजर या मिनिस्टर या एम्बेसडर अपॉइंट करते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है, किस किस्म के वो इन्फ्लुएंस वाशिंगटन में रखता है। वाशिंगटन के अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, थोड़ा सा सॉरी मादरत खान, मुझे ये बताइए कि ये जो कुछ क्यास किया जा रहा था कि जो प्रो इंडिया पॉलिसी है इट माइट अपसेट आवर एस्टेब्लिशमेंट, और ये जो एक क्यासी, तो ये मेरे ख्याल में ये रूमर्स भी अब हाशप हो गई हैं। जो नई रिपोर्ट हुई है आज पैरामीटर्स हमारी इस खारजा पॉलिसी के, क्या कहेंगे कि जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं उस पर भी हम जोर लगाते रहेंगे और ताल्लुकात बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे, यही होता रहा माजी में, क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉलिसीज के अंदर यह है कि दोनों ख्वाहिशात, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस ख्वाहिशात का तो इजहार करते रहेंगे कि ताल्लुकात को बेहतर करना है, और इस बात का भी इम्कान है कि डायलॉग प्रोसेस जो इंडिया ने जनवरी में रोका था वो शायद खुल जाए, या वीजा के लिए जो ट्रेवलिंग की जो फैसिलिटीज जो सस्पेंड कर दी थी इंडिया ने वो फैसिलिटीज दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन इससे अलावा कोई मेजर ब्रेक थ्रू इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इसलिए नहीं आएगा कि जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उसकी अंदरूनी मुश्किलात हैं, बीजेपी का प्रेशर है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत का भी एक मसला है कि एक तरफ मियां साहब ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन जो उनका सपोर्ट बेस है, यानी पॉलिटिकल सपोर्ट बेस है, वो इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर करने के खिलाफ है। तो इस तरह दोनों हुकूमतों अंदरूनी दबाव में है, और अंदरूनी दबाव की वजह से कोई बुनियादी तब्दीली इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में या खास मसले के फौरी तौर पे हल होने के हमें इम्कानात नजर नहीं आते। सिर्फ टेंशन। हसन साहब, क्लासरा साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी क्लासरा साहब। अस्करी साहब, जी अस्करी साहब, आपने कहा कि कोई मेजर आपको नहीं लगता फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी, लेकिन ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो सिग्नल्स ड्रॉप किए हैं वो तो उनकी एक मेजर शिफ्ट नज़र आ रही है। पर्टिकुलरली मैं कहूँगा जो सऊदी अरब और विज़ा हम देख रहे हैं ईरान तल्लुकात को, उसमें सऊदी अरेबिया का अभी से बहुत सारा इन्फ्लुएंस आ गया, जो हमने पीपल्स पार्टी दौर में बहुत पीछे देखा था, ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। अब हम देख रहे हैं ईरान पीछे जा रहा है, सऊदी अरब आगे जा रहा है, और पर्टिकुलरली मैं उसका रेफरेंस दूंगा पाक ईरान गैस पाइपलाइन का नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र ही कहीं पे नहीं किया, जिस पे तनकीद भी आ रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो एक मेजर हमें लग रहा है पॉलिसी शिफ्ट रहा, उसमें लग रहा है ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत से। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तो एक मेजर शिफ्ट होगा पाकिस्तान की पॉलिसी में, अगर सऊदिया के इन्फ्लुएंस के तहत पाकिस्तान ईरान जो पाइपलाइन है उस प्रोजेक्ट को पीछे धकेल दिया जाए,
इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस अब सऊदी अरेबिया के थ्रू इस्तेमाल करके इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को डिले या खत्म करवाना चाहता है। लेकिन देखिए, इसमें बुनियादी चीज ये है कि पाकिस्तान हसन अस्करी साहब प्लीज साथ रहिएगा, माजरत के साथ प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से हसन अस्करी साहब के साथ बात का आगाज करें। ब्रेक के बाद खुशामदी डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि ईरान और सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में, पीपल्स पार्टी के दौर में ईरान का हमने इन्फ्लुएंस देखा और अब सऊदी अरब का नजर आ रहा है, तो यहाँ से तो पॉलिसी मुख्तलिफ लग रही है, इस पर हम बात कर रहे थे। जी देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को करना है कि उसके मुफादात, बुनियादी मुफादात क्या हैं, क्या एनर्जी के लिए ईरान से कोऑपरेशन पाकिस्तान के मुफाद में है, तब तो बात बनती है, उसके बाद पॉलिसी को अडॉप्ट करें। अगर इस तरह फॉरेन पॉलिसी चलाई गई कि सऊदी अरेबिया ने ये कहा है उसको हमने खुश करना है, अमेरिका से कोई नाराजगी करनी है, कोई खुश करना है, तो पाकिस्तान सिर्फ फुटबॉल बन जाएगा कि इधर से किक पड़ी उस फील्ड में चला गया, उधर से किक पड़ी तो दूसरे फील्ड में चला गया। बुनियादी फैसला हमें करना है कि अगर एनर्जी की जरूरियात हमारी प्रायोरिटीज हैं और हमें अगले 3-4 साल में एनर्जी के मामलात को तय करना है तेजी से, तो फिर हमें एनर्जी जहां से भी मिलती है, गैस चाहे कहीं किसी मुल्क से मिल जाए, बिजली चाहे किसी भी मुल्क से मिल जाए, हमें वो हासिल करनी चाहिए। तो उसके लिए गैस पाइपलाइन अहम हो जाती है। अगर थिंकिंग ये है कि सऊदी अरेबिया आपको डेफर्ड पेमेंट पे तेल दे देगा, वो नवाज शरीफ जमाने में 98 में एक्सप्लोजन, उसके बाद इन्होंने आपको डेफर्ड पेमेंट पे, यानी पेमेंट बाद में करें, यानी एक तरह का कर्जा के समझ लें, उन्होंने 1998 से 2001 तक के एंड तक पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पे तेल दिया, उसके बाद नहीं दिया। अब गालबन पाकिस्तान की हुकूमत ये सोच रही है कि अगर गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को पीछे डाल दिया जाए तो कर्जे पे तेल मिल जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लेंगे। तो मेरा ख्याल ये पहले फैसला करें तरजीहात क्या हैं, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है अपने मफादात को पहले तरजीह दी जाए, उसके बाद देखा जाए कि किस मुल्क से किस तरह हमें ताल्लुकात कायम करने हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इंपॉर्टेंट बात उन्होंने पॉइंट आउट की है कि ये जो वो तो अगर हमें डेफर्ड पेमेंट पे मिलता भी है तो वो लोन होगा, तो यहाँ जो हमारा जो हमने गैस पाइपलाइन शुरू की है तो ये तो फिर ज्यादा हमारे लिए। बहरहाल ये एक मुश्किल, एक इसमें करेक्शन कर दूं मैं शाजिया, एक जो अस्करी साहब ने बात की करेक्शन कर दूं, मेरा ख्याल है उसको थोड़ा अपडेट कर दूं उनको कि डेफर बेसिस पे जो ये तेल पाकिस्तान को मिलता रहा है, ये 2007 तक मिलता रहा है। ये बंद हुआ है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सऊदी ने उस वक्त बंद किया है। ये 2001 तक नहीं है, 2007 तक मिलता रहा है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से आपका एनर्जी क्राइसिस उस तरीके का नहीं सामने आया जैसे कि बाद में हमने पीपल्स पार्टी दौर में देखा है। ठीक है, क्लासा साहब आपकी तरफ आते हैं, जरा हमें उस लड़ाई के बारे में बता दें जो चल रही है बुलंद अख्तर राना और शुएब सडल के दरमियान। क्या गिरफ्तारी होगी, कहां तक जाएगा ये मामला? ये एक बहुत बड़ी एक डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो चुकी है और दो बहुत बड़े इदारे हैं, विफाकी टैक्स मोहसिब जिसके शुएब सडल साहब हैं, उनका अपना एक अपना नाम है, उनकी अपनी एक शोहरत है, वो उस हवाले से जाने जाते हैं। दूसरी जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है अख्तर बुलंद राना साहब हैं, उनका एक अपना एक ओहदा है। इन दोनों के दरमियान इस वक्त एक आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा काम शुरू है जिसको कोई नोटिस नहीं किया जा रहा, जिसको शायद मीडिया में भी उस तरीके की ये बात नहीं आ रही। जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी, वैसे आपको पता डैम केयर एटीट्यूड था, रियासत के अंदर 10 रियासतें बनी हुई थी कि जो जिसका जी चाहते कर लें। आज हमने देखना है कि शुएब सडल साहब ने एक फाइनल नोटिस जारी किया है तौहीन अदालत का बुलंद अख्तर राना साहब को कि आप हमारे मेरे सामने पेश हूँ और आके एक्सप्लेन करें अपने कंडक्ट को, और उस कंडक्ट का बताते हैं कि तौहीन अदालत कहाँ से शुरू हुई थी। अगर आज वो पेश नहीं होते तो देखना ये है कि क्या शुएब सडल साहब जो हैं बुलंद अख्तर राना के जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है, अब वारंट गिरफ्तारी उनके जारी करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी मैं बताता चलूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज इस पर अहम डेवलपमेंट हो सकती है कि शुएब सडल साहब ने पहले अकाउंटेंट जनरल थे, उनका नाम है मंजर हफीज़ हैं, साबिक ये अकाउंटेंट जनरल, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और उनको पकड़ने के लिए कल सुनने में आया कि एक पार्टी भी गई थी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑफिस में, उनको गिरफ्तार करके शुएब सडल साहब के सामने पेश किया जाए। देखना आज ये है कि क्या बुलंद अख्तर राना के भी आज वारंट जारी होते हैं या नहीं होते। इसकी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं, वो बड़ा ये इंपॉर्टेंट है और दोनों साइड्स का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इससे, और दरमियान में कोई ऐसा हमें कोई अथॉरिटी नजर नहीं आ रही जो बैठ के इस पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं आके रिकनसाइल कराए। ऑडिटर जनरल अब पाकिस्तान का यह कहना है कि हमने ऑडिट किया था और ऑडिट के दरमियान हमें यह पता चला था 3 ऐसे यहाँ पे टॉप के ओहदे हैं जिनको 2 लाख रुपए पर मंथ जुडिशल
अलाउंस मिल रहा है जो उनके ख्याल में नहीं मिलना चाहिए था, अदालती अलाउंस था। उन्होंने 3 नाम लिए थे। सेक्रेटरी लॉ था, उनको 2 लाख रुपए मिल रहे थे। विफाकी टैक्स मोहसिब हैं, उनको 2 लाख रुपए मिल रहे थे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उनको 2 लाख रुपए मिल रहे थे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि ये जो 2 लाख रुपए का अलाउंस है ये मिल सकता है उन जजेस को जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, और ये उनको तनख्वाह के अलावा मिलता है, ये जहन में रखिएगा। या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये उनको मिलता है ये 2 लाख रुपए का जुडिशियल अलाउंस। उनसे हट के जितने भी ओहदे हैं, चाहे उनका स्टेटस जो है जज का है या नहीं, हम उनको नहीं देंगे, उनको नहीं मिलने चाहिए। उनका ये एतराज़ था। लेकिन वफाकी टैक्स मोहसिब जो हैं ये शोएब सटल साहब, हाँ, उनका ये कहना था कि ये 2 चीज़ें। अच्छा, जब ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, जब ये एतराज़ आया, तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा कि इनके जुडिशियल अलाउंसेस को रुकवा दिया, जिससे लड़ाई शुरू हुई है सारी। शोएब सटल का ये कहना था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसमें 2 चीज़ें। पहली तो ये बात है कि जो हमारा स्टेटस है वो भी जज के करीब का है, वो जज का है, ये स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट के जज का, लिहाजा जहाँ दूसरे जजेस को अलाउंसेस मिल रहे हैं हमें भी मिलने चाहिए, आप क्यों रोक रहे हैं। तीसरा उनका ये कहना था कि अगर इस पे एतराज़ भी है इनको ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को, इनका काम है ये पॉइंट आउट करें, रिपोर्ट बनाएं और बना के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दें। ये उसका काम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कि वो इनके एतराज़ को मेंटेन रखती है या उनको ऑर्डर्स करती है, रोक दें या ना रोकें। वो ये समझते हैं शोएब सटल साहब कि ये इनका काम नहीं था। इन्होंने अपनी अथॉरिटी को जाके ज़्यादा उसको किया है, अपने मैंडेट से लीगल जो इनका जॉब है उससे इन्होंने ओवर स्टेपिंग की है कि इन्होंने खुद ही उनको रोक लिए, पैसे लिए जो नहीं कर सकते थे। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो बीच में फिर कौन पड़ेगा? ये मैं इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा कौमी इशू नहीं है, मामला 2 लाख रुपए के मुशायरे का है कि वो जायज़ है या नाजायज़ है। इस पे ये वारंट तक जारी होने की नौबत आ गई है। ये बड़ा वही मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि शोएब सटल साहब की इस हवाले से तो बड़ी अच्छी रेपुटेशन है कि ईमानदार आदमी है, उन पे कभी कोई ऐसा कोई इस तरह के फाइनेंशियल स्कैंडल नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं बुलंद अख्तर राना साहब हैं, वो अपनी एक पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, वो कहते हैं नहीं कि ये इनको नहीं मिल सकता, और अगर हमारे ऊपर इस तरह दबाव डाला जाता रहा एक सवाल मुझे बड़ा ऑर्डर नहीं कर सकेंगे। एक बड़ा सवाल करना चाहता हूँ क्लाथरा साहब, ये 2 लाख रुपए मिल जाए इनको अच्छी बात है, कानूनी है या नहीं कानूनी है। कभी इस बात पे भी हम लड़ेंगे कि इस मुल्क के आम आदमी के जो राइट्स हैं, जिसे 6,000, 8,000 और 15,000 रुपये का झूठा दिलासा देते हैं हम हर बजट में और हर मंशूर में, उसके लिए ना वारंट निकलते हैं ना कोई इशू होता है। तो ये सारा ऊपर ऊपर का खेल है, और ये इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक और हुई है, मेरा ख्याल है मामला, मैं इस पे आपका कमेंट करता हूँ, थोड़ी सी एक लास्टली रहेगी ताकि कहानी में वो कहते हैं ना वो ना रहे, झूल ना रहे। कि जब इनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ इनको ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को, तो इन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया कि ये मुझे नहीं तलब कर सकते। अब दोनों इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, कैश 22 सिचुएशन है कि सटल साहब का स्टेटस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेटस है, और वो भी जज हैं, वो भी जज के तौर पर वो ट्रीट किए जाते हैं। उनको हटाने का पूरा प्रोसेस जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाला है। सो अब जब ये अदालत में गए तो अदालत ने कुछ अर्से तो स्टे रखा है, लेकिन ऑल ऑफ सडन स्टे खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें दोबारा उनको बुला लिया कि आ जाएं और मेरे सामने पेश हूँ। एक तो मामला बढ़ गया, मैं समझता हूँ इसके बाद मजीद बढ़ेगा। कहीं ना कहीं सैनिटी की जरूरत है, दोनों बड़े इदारों को बैठ के इस मसले को हल करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर ये गिरफ्तारियां होना शुरू होगी तो मेरा ख्याल है ये तो फिर लड़ाई ज्यादा बढ़ेगी इदारों के दरमियान। ठीक है, इस लड़ाई बढ़ेगी, इससे फ्री फॉर ऑल, इस वक्त फ्री फॉर ऑल सिचुएशन हो चुकी है, जो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इस पे दोनों साइड्स को कहीं ना कहीं बैठ के मामले को इसको ठंडा करने की जरूरत है। बीच में किसको पड़ना है? कोई जाहिर है बीच में कोई पड़ेगा, दोनों की पोजीशन स्ट्रांग है। बीच में आप देखें पीएम साहब जो है कल ही उन्होंने टेक ओवर किया है, इतने इतने बड़े एनर्जी के मसाइल हैं, फॉरेन पॉलिसी के मसाइल हैं, तो इसको भी शायद कोई देखेगा, शायद इस इशू को भी कोई देखे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, कल से आपकी खबर की तरफ। शाजिया, एक पिछले हफ्ते खबर आई थी कि खुद एतराफ़ किया है अपनी किसी इंटरनल रिपोर्ट में IMF ने, और IMF का नाम उन्होंने बड़ा, जो उसके क्रिटिक्स हैं वहीं वेस्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फूल्स भी तक कह दिया उनको, कि उन्होंने खुद एतराफ़ किया अपनी इंटरनल रिपोर्ट में कि जिस तरीके से उन्होंने यूनान को
ट्रीट किया है उससे यूनान के मसाइल में इजाफा हुआ है। मगर मुझे याद आ गया 2002 में इनकी एक इंटरनल रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि हम 1993 से जिस तरीके से पाकिस्तान से डील कर रहे हैं वहाँ फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हुआ, और जो अहदाफ हमने बनाए थे या जो हमने जो उस वक्त पॉलिसी बनाई थी और जो हमारे तखमीने थे वो सारे गलत हुए। अच्छा, अब वो तखमीने गलत हुए, आज ये आलम है कि इस वक्त हम 1200 अरब रुपया इन कर्जों पर सूद अदा करते हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये हम $72 बिलियन एक तखमीने के मुताबिक हम ऑलरेडी अदा कर चुके हैं, और लिया हमने 60-62 बिलियन था। आज ये हमारे एक तरफ वो अभी हमने बात की वो डेट वो फंसा हुआ है, वो सर्कुलर डेट जो है, एक ये है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है तो क्या हमारे हुक्मरान मामला करेंगे इनसे? जिस तरह ये कोई ऐसी बात नहीं है जो इस ग्लोब पे पहले ना हुई हो। अर्जेंटीना ने इनके साथ मामला किया हाल ही रिसेंटली, और इसके बाद राफेल क्रोए ने मामला किया। राफेल क्रोए ने तो बिल्कुल कहा कि जी बस आप चल तशरीफ ले जाए, हम आपसे नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जिस मामला जा रहे हैं वो मामलात इस हद तक जा सकते हैं कि जिस तरह आज खबर आई है कि 11 अरब डॉलर के टोटल हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए। ये सबसे बड़ा एक पॉलिसी बॉटल नेक होगा इस आने वाली हुकूमत के लिए, बजट बनाने के लिए। ये जो हमने ये सर्कुलर डेट क्लियर करना है, ये जो हमने अपनी सारी रिफर्बिश करनी है, जिस तरह आज एनर्जी, तो ये होगा क्या कि हमारे पास पैसे नहीं है। और पैसों की क्या वजह है कि ओवर द ईयर जो हम पॉलिसीज और इंटरनेशनल मॉनिटरी और कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज लेंगे तो फिर क्या ये हल है? इस तरह पीते थे कर्ज की में और ये कहते थे गालिब वाला मामला होगा, तो क्या कोई उनसे बात करेगा और क्या उन्हें ये कहेगा कि ये जो आपके इतराफात आज आ गए हैं तो लेट्स शेयर द बर्डन, हम आपसे रीनेगोशिएट करते हैं? खैर करेगा या नहीं करेगा, मगर कम अज कम एक हमारे पास एक ऐसा दलील जरूर है, जवाब जरूर है, हम उनसे मामला करें और ये रीनेगोशिएट करें। ये जो हमारा 1200 रुपया, ये इसको मॉरेटोरियम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सवाल आज नहीं तो कल उठेगा कि पैसे कहां से आए। क्लासा साहब के पास चलते हैं। क्लासा साहब, बड़ी अहम स्टोरी है आपकी, पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस नहज पर है, क्या वजह है इसकी? ये शायद बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगेन हमारे इतने क्योंकि ये मसाइल चल रहे थे, सारे पाकिस्तान में ट्रांजिशन हो रही थी, इलेक्शन हो रहे थे, किसी ने नोट नहीं किया और वो चीज़ें आई हैं, गुजर गई हैं। तो कल मैंने इस पर थोड़ा सा कुछ काम किया है, कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इस वक्त लंदन में, और जहन में रखिएगा लंदन में बहुत बड़ा स्कैंडल आया था जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम गई थी लास्ट टाइम, और 3 हमारे खिलाड़ियों को सजाएं भी हुई थी, बुकीज के हवाले से वो पकड़े गए थे, बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहाँ पे है और इसको मॉनिटरिंग की जरूरत है, यहाँ से बैठ के, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, उनको अदालत ने रोक दिया कि आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ज़क्का अशरफ साहब हैं, वो इस वक्त बिल्कुल उनको एक तरह का उन्हें रोका हुआ, इसलिए ये समझ नहीं आ रही कि इस बोर्ड को कौन चला रहा है, ये मामला कौन देख रहा है और किस तरीके की यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। आपका बहुत बड़ा बोर्ड है, पाकिस्तान का एक नाम है क्रिकेट में, और पर्टिकुलरली मैंने जैसे कहा कि एक रेफरेंस है पाकिस्तान का लंदन में जाना, 3 खिलाड़ियों को सजाओं का होना। इस पर जब फर्दर मैंने इन्वेस्टिगेशन की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान को ICC ने एक लेटर भेजा था कि आपके यहाँ जो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट ये क्रिकेट बोर्ड की, वो पोलिटिकल बुनियादों पर ज़्यादा होती है। वहाँ पर जो आप ये प्रोफेशनलिज्म है वो देखने में नहीं आता, और मेरा ख्याल ICC के जहन में था उसको इग्नोर किया जाता है। पर्सनल इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग आ जाती है। आप अपना जो आपके कवानीन है या आपका आइन है इसको अपडेट करें और ICC के मुकाबले पे लेके आएं। अगर आप नहीं लाएंगे तो ये 23 जून की उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी पाकिस्तान को कि हम आपको सस्पेंड कर देंगे इंटरनेशनल इससे क्रिकेट से, ये बड़ी उनकी धमकी आई हुई थी। उसके बाद निगोशिएशन होते रहे और उन्होंने इसको जाकर अपडेट भी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो नया क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होगा उसको रिप्रेजेंटेशन के तहत किया जाएगा या आप उसको डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे। तो पाकिस्तान ने ICC को बाकायदा बताया, ये भी इंटरेस्टिंग है कि अगर हमने डेमोक्रेटिक ये कल्चर में हम पढ़ गए तो ये बल्दियाती निज़ाम बन जाएगा कि लाख 2-2 लाख रुपए काउंसिल से लें और आप आगे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन जाएं। ये काम तो हम नहीं कर सकते, आप इसको उसमें रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं। ICC को ये कंसर्न थी कि पाकिस्तान में आपको याद होगा बहुत बड़े क्रिकेट से रिलेटेड इशूज़ भी रहे हैं, बुकीज़ के रहे हैं, और मुझे याद पड़ता है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में उस वक्त अनवर बेग साहब जो कमेटी में थे, तो उस वक्त ये शहरयार खान साहब थे, नसीम अशरफ साहब थे, तो उनके दौर में एक हार्ट वहाँ डिबेट चलती रही है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कैसे चलाया जाए, कौन लोगों को आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। अब सिचुएशन ये हो चुकी है जब वो आइन मंजूर हुआ है जिसके तहत यहाँ पे इलेक्शन भी हुए हैं और उस पर रिप्रेजेंटेशन पे और ज़क्का अशरफ ये साहब जो थे उस ICC आइन के तहत दोबारा चेयरमैन बने, तो उस पर ये बहुत सारे लोगों का एतराज़ था कि शायद ये ठीक तरीके से काम नहीं हुआ, तो वो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और उन्होंने वहाँ ज़क्का अशरफ साहब को काम करने से रुकवा दिया। सो ये इस वक्त सिचुएशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एज सच उनको काम से तो रोका है, हटाया तो नहीं है। कोई क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी का कुछ पता नहीं है कौन क्या ये कर रहा है, वहाँ पे ICC के साथ कौन डील कर रहा है। अच्छा, दूसरे बड़े इतराज़ात आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर। जवेद मियां दास साहब हैं, कभी हमने नहीं देखा वो क्या कर रहे हैं। 10 लाख रुपए का मुशाहिरा उनको ये मिल रहा है, सुना है एक पॉलिटिकल पार्टी का उन पर दबाव रहता है, ये पीपल्स पार्टी के मियां दास साहब को 10 लाख रुपया दें। ऐसे कुछ और प्लेयर्स हैं उन पे इल्जामात लग रहे हैं कि शायद वो फेवरेट है, उनको पैसे मतलब ये कि पॉलिटिकल फैक्टर हमें इस गेम से खत्म करना होगा।
वो आईसीसी ने कोशिश की थी, आईसीसी ने आइन दिया था पाकिस्तान को, 23 जून तक की डेडलाइन भी थी। अब आईसीसी भी इस वक्त एक हैरान है कि हमने जब आइन को अपडेट किया है, उसको लेके गए हैं कि आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को खत्म करें, इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ लेके हैं, जो क्लब है हमारा उसको ज्वाइन करें, तो पता यह चला है कि जब उस आइन के तरीकेकार पे अमल करने का टाइम आया है और किया गया है और उसी के तहत ही उन्होंने बैठकर रिप्रेजेंटेशन एक्ट को फॉलो करते हुए अपॉइंटमेंट की गई है, तो वो मामला अदालत में किया है और अदालत ने उनको रोक दिया है कि आप इस आइन के तहत फर्दर आपको काम नहीं करने दिया जा सकता। सो ये बहुत एक तरह की ट्रिकी सिचुएशन है। मुझे नहीं समझ आ रही पाकिस्तान अब आईसीसी को कैसे कैल करेगा कि हमारे यहाँ जो उनको रोका गया है काम से या जिस तरह के अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उस पर इनका क्या स्टैंड है। इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे खौफ है, पूरी कौम दुआ करे कि कोई और स्कैंडल वहां से हमें लंदन से ना आए, क्योंकि इस बोर्ड में कोई बंदा नहीं है मॉनिटर करने के लिए, कोई इंसान नहीं है कि जो उन खिलाड़ियों पे चेक रखे, उनको साथ मैनेज करे। इस तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप कह सकते हैं हेडलेस है, कोई बंदा इसको हेड नहीं कर रहा। पाकिस्तान में गेम भी एक चल रही है सिर्फ क्रिकेट। अच्छा शादी में जल्दी से एक कल मीटिंग हुई है ऑक्सफैम और इंटरनेशनल लैंड कोलिशन और ये सब, इन्होंने पाकिस्तान में ये याद रहे कि हम दुनिया का एक ज़रख़ेज़ तरीन खिता है, मगर आज हमारी सूरत हाल क्लासर साहब जरा सुनिएगा। उन्होंने जो नई रिपोर्ट दी है, उन्होंने बताया है कि 131 अजला में से 80 फूड इनसिक्योर हैं, यानी गजाई किल्लत है यहाँ पे, और जो सबसे ज्यादा इनसिक्योर है वो हमारा फोटा है। 67.7% यहाँ पे लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योर हैं। बलूचिस्तान में 61.2%, जबकि KPK में 56.2% है। तो ये जब हम कल, मैंने स्टोरी को इसलिए पिक किया शाजिया कि इसमें और भी बहुत सी फिगर्स हैं कि सबसे ज़्यादा जो 20 ऐसे अजला हैं जहाँ फूड बहुत इनसिक्योरिटी है, उसमें से 10 अजला बलूचिस्तान के हैं जहाँ से ये हम गैस ले रहे हैं और जहाँ पे लड़ाई हो रही है उसके नीचे जितने वो सारे मादनियात हैं। और इसमें मैं एक फिगर आपको और भी शाजिया दे दूँ कि पूरी दुनिया में तकरीबन 1.3 बिलियन टन जो खुराक है वो ज़ाया कर दी जाती है, वो खाई नहीं जाती। अगर आप अमीर मुल्कों में जाके देखें आपको इत्तफाक हुआ हो। मगर हम ये कह रहे हैं कि कल जब हमने ये स्टोरी टेकअप की थी कि जनाब ये लैंड रिफॉर्म्स की जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है, तो क्या इशू है कि हमारी खेतों में जो दुनिया के जरखेज तरीन खेत है वहां भूख क्यों उगती है, वहां बीमारी क्यों उगती है, वहां के वो ढांचा इंसान नुमा ढांचे नजर आते हैं जो वहां खेतों में मुशक्कत कर रहे होते हैं। तो क्या देयर इज समथिंग समवेयर ग्रेवली रॉन्ग? तो हम क्यों नहीं ये रिफॉर्म्स कर सकते? क्यों इन सारे वसाइल को हम जो है वो अपनी आबादियों के हक में इस्तेमाल कर सकते? क्या हिकमत है इसमें? किसने हमें रोक रखा है? ये हालत है इस पाकिस्तान की जो दुनिया का जरखेज तरीन खिता है। और फिर मैं आखिर में इसको कंक्लूड करता हूं कि इसकी वजह से ही आपके यहाँ बीमारी पैदा होती है, फिर बीमारियों पे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, आपके ग्रोथ रेट गिर जाते हैं, आपकी इस्तेदाद कार खत्म हो जाती है। तो आबादियां अगर चाहें तो, और जो ये हुक्मरान अगर चाहें तो ये इशू हल भी हो सकते हैं। मगर मैं हैरान हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने 1100 रुपए जो मन आटा या सेर आटा किलो 1100 रुपए किलो, तो ये मुझे किस मुल्क, ये कहीं खुदा ना खास्ता यही होने वाला तो नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों को भी क्लियर कर दूं कि ऐसी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कि आटा 1100 रुपए किलो हो गया। बात यह है कि कुछ पंजाब असेंबली की अरकान खवातीन से ये सवाल किया गया कि आपको इल्म है, क्लासा साहब जरा सुनिएगा, उन लोगों से पूछा गया कि आपको इल्म है कि आटा कितने रुपए किलो है? एक अरकान असेंबली ने तो ये बोल दिया कि 1100 रुपए किलो, एक ने बोल दिया 500 रुपए किलो, एक ने बोल दिया 200 रुपए किलो, जबकि आटे की आपको पता है इससे तो बहुत कम कीमत है। तो सवाल ये है कि जब इन लोगों को आटे की कीमत, दाल के भाव नहीं पता होंगे, तो इसका हम यही कह सकते हैं कि इस तरह की जो कीमतों के बढ़ते उतार चढ़ाव इनके साए जो हैं गरीबों पे मंडलाते रहते हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शाजिया, मैं ये सवाल क्लासर साहब से पूछना चाहता हूँ, ये जो आटे दाल का भाव है, अगर इन्होंने कोई डिलीवर ना किया तो ये आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, क्या कहेंगे आप? फिर पता चलेगा। काजी साहब, एक मेरा शरारत करने को जी चाह रहा है, अगर आप दोनों प्लीज गो अहेड। आप दोनों को पता है कि आटे का क्या भाव है? 35 रुपए। ये वेरी करता है, 35-34। ये शाहजहाँ तो पास, काजी साहब शाहजहाँ तो टेस्ट पास कर गए हैं, आपकी खामोशी। मैं सर 35-40 पे जा रहा था क्योंकि मैंने इस पे स्टोरी की थी चंद दिन पहले, मुझे इसलिए पता है कि वहां सिंध में जब आटे की कीमत में ये फी किलो इजाफा हुआ तो मुझे इसलिए याद था। और क्लासा साहब वैसे भी शादी के बाद सही आटे दाल का भाव पता चल जाता है। रिसेंटली मेरी शादी हुई है तो उसका मतलब है कि मुझे तो कभी पता नहीं चलेगा। क्यों? या मुझे इसके लिए शादी करनी पड़ेगी, इसके लिए शादी करनी पड़ेगी। तो क्लास में जरूरी है कि हमारे अरकान असेंबली इनको इन चीजों का पता होना चाहिए, जिन्होंने डिलीवर करना है, जिन्होंने आवाम के लिए कीमतों की। अच्छा, बहुत सारे अरकान असेंबली, मैं शायद मेरे दोस्त है मुझे इसलिए ज्यादा पता है, अनवर बेग साहब हैं, वो सेनेटर रहे हैं, वो वह थे जो सुबह वहां पे 9 बजे मैंने उनको देखा, वो अपना बैग उठाते थे, इतवार बाजार रेगुलर जाते थे, अभी भी जाते हैं, और सारा आटा, तेल, प्याज, वो सारी चीजें, और बाकायदा एक मेहर खतून की तरह वो वहां निगोशिएट भी करते थे। एक दफा मैंने उनको देखा, मैं कि आप हजूर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो
और तो कुछ अरकान असम्बली मैं समझता हूँ हैं जो बकायदा मार्केट भी जाते हैं, चीज़ों को मैनेज भी करते हैं, चेक भी करते हैं। अगर ये काम शुरू कर दें, ये उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें, ये इस तरह के मार्केट्स में जाएं, खुद खरीदारी करें, चीज़ें देखें, तो बहुत सारी सिचुएशन ये बेहतर भी हो सकती है, क्योंकि इनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता और इनको लगे, जैसे आपने खुद बताया 1100 रुपए जो जिस खतून ने आटे का रेट ये बताया है, उसके बाद क्या रह जाता है? कभी वो मार्केट गई ही नहीं, कभी उन्होंने ग्रोसरी की नहीं। मैं आपसे इसी जिस तरह हमने इससे पहले भी स्टोरी की है क्लासरा साहब, आप ये नहीं समझते कि ये जो हमारा जमीन का अभी पता चला है कि ये पटवारी सिस्टम को बदल के हम कंप्यूटर पे लेके आ रहे हैं, तो हम ये क्यों नहीं जो जमीन, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कल रिमार्क्स दिए थे कि भाई जो यूज नहीं कर रहे हैं, आपने जो मलकियत बना रखी है और जिसकी बुनियाद पे आप हक हुक्मरानी जो है हम पे कायम करते हैं और असम्बलियों तक पहुंचने का जरिया बना दिया। जमीन तो इसलिए थी इसमें खुराक उगाई जाती, यहां से तो MNA बनते हैं, तो ये क्यों इस पे अगर हम डिसीजन नहीं लेंगे फूड इनसिक्योर रहेंगे? क्लास साहब आप क्या कहेंगे इस पे? ये काश साहब आपने कहा ना कि ये उसको वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं, किसी वक्त मैं वो डॉक्यूमेंट निकाल के ले आऊंगा कि वर्ल्ड बैंक ने बाकायदा फंडिंग की थी, लोन दिया था, वो खा गया ब्यूरोक्रेसी कि आप पाकिस्तान के पटवार सिस्टम को खत्म करें, इसको जाके ऑनलाइन करें, इसमें आप इसमें ये मॉडर्न रिफॉर्म्स लाएं। आज 12 साल बाद भी नहीं हो, ये सूट नहीं करता, रूलिंग एलीट को नहीं सूट करता यहाँ पे ऑनलाइन, इन्होंने फ्रॉड करने होते। पटवारी और थाने के जरिए तो सारा आपका कारोबार सियासत चल रहा है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, किसी वक्त मैं दिखाऊंगा कि वर्ल्ड बैंक के साथ क्या मुआहदे हुए, इन्होंने टोटल का टोटल कंप्यूटराइज करना था और नहीं किया और नहीं होगा। ये शहबाज शरीफ साहब के दावे अपनी जगह पे, बहुत सारे दावे हम दुआ करते हैं कि वो क्लिप्स भी चलती रहे, बस दुआ ही कर सकते हैं काश साहब, लेट्स प्रे, अदरवाइज दुआ कर सकते हैं कि दवा ये कर लें। हाँ, हम दुआ करते हैं दवा ये करें। इनको SHO पटवारी सूट करता है, इस मुल्क को सूट करता है, रूलिंग एलीट को, इसलिए आप ना ये ख्वाब दिखाएं लोगों को पटवारी सिस्टम खत्म होने वाला है। ठीक है क्लासा साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त हो गया है। काजी साहब और क्लासा साहब, मेरे मुंह से समी साहब निकलने लगा था, समी साहब इतना अच्छा समी साहब का नाम लिए, समी साहब को मिस भी करते हैं। प्रोग्राम का वक्त हो गया है, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।